साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल SN सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हिंदी भाषा के अंतर्गत आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, अनुच्छेद लेखन, जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज के टॉपिक में न केवल हम इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, बल्कि ये भी जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही हम 2 उदाहरणों द्वारा अनुच्छेद कैसे लिखा जाएगा ये भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग, किसी विषय पर संक्षेप में अपने भाव या विचार व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। परीक्षा में एक टॉपिक दे दिया जाता है, कभी कभी उसके सब टॉपिक भी दे दिए जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि अपने विचार लिखिए। तो अपने विचार जो आप लिखते हैं वही क्या होता है, अनुच्छेद लेखन होता है। ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जब राइटिंग आप करते हैं तो उसमें मुख्यतः ये जानने की कोशिश होती है कि आप उस टॉपिक को लेकर के क्या सोचते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि उसमें ना आपको इंट्रोडक्शन लिखना है ना कंक्लूजन लिखना है, केवल विचार लिखने हैं और जो आपका मुख्य विचार है, जो आपका मेन थॉट है, आप उसे अपने पैराग्राफ के अंत में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कि पहली चीज़ तो ये कि अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं, वो किसी का भाग नहीं होते, वो पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। हमने कहा कि किसी का पार्ट नहीं होते। दूसरा, अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद चूंकि छोटा पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो कोई एक भाव या कोई एक विचार या कोई तथ्य आप एक बार ही लिखते हैं। अपने भाव को, अपने विचारों को, अपने तथ्यों को आप रिपीट नहीं करते। तो अनुच्छेद लेखन में ये महत्वपूर्ण है कि हमने विचारों को रिपीट ना करें। अगला है कि अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है और अप्रासंगिक बातों का कोई स्थान नहीं रहता है। यानी जितने भी वाक्य प्रयुक्त किए जाते हैं वो सिर्फ एक उद्देश्य, जो हम बात कहना चाहते हैं उसी को पूर्ति करने के वे कारक होते हैं। तो जितने भी वाक्य हम लिखते हैं अनुच्छेद लेखन समय, वो जो हम बात कहना चाहते हैं, जो अपने विचार रखना चाहते हैं, उसी को पूरा करने का एक घटक होते हैं। और इसमें जो बातें विषय से संबंधित नहीं होती हैं उनका कोई स्थान नहीं होता है। यानी जो चीज़ हम लिखना चाहते हैं वो हम उसी तरह की बातें लिखेंगे, उससे बाहर की कोई बात नहीं लिखेंगे। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं, कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता है। जो भी वाक्य होंगे वो एक दूसरे से वेल कनेक्टेड होंगे, मतलब एक बात के बाद उससे अगली बात, फिर उससे अगली बात, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होती, पृथक नहीं होती। क्योंकि एक ही पैराग्राफ होता है तो चीज़ें अलग या पृथक नहीं होती। भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। जब भी बात अनुच्छेद की नहीं है, बात कभी भी जब आप किसी के सामने बोल रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो आप हमेशा सरल भाषा का प्रयोग कीजिए ताकि आपकी बात सामने वाला स्पष्ट रूप से समझ सके। कई बार हम क्या करते हैं, विद्वत्ता प्रदर्शित करने के क्रम में, अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के क्रम में, अपने आप को विद्वान बताने के क्रम में हम बहुत कठिन और गूढ़ वाक्यों और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये सर्वथा अनुचित है। जीवन में भी आपको सरल होना चाहिए और जब भी आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उस समय भी आपको सरल शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में पुनरुक्ति से बचना चाहिए। हम पहले भी बता चुके हैं कि एक बात, एक विचार, एक भाव को हम एक बार ही लिखते हैं, हम उसको रिपीटेशन नहीं करते हैं। अनुच्छेद लेखन में उदाहरणों, लंबी सूक्तियों दोनों से बचना चाहिए। आपको पता है कि उदाहरण जब हम देते हैं, सूक्ति जब हम लिखते हैं, दोहे लिखते हैं, तो हम अपनी बात को और आकर्षक और परिपक्व ढंग से लिखने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अनुच्छेद क्या है, ये एक पैराग्राफ होता है, कितना 100 से 120 शब्दों का। तो इनमें इन सब का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे में इनका प्रयोग करने से आप अपनी मौलिक बातें नहीं लिख पाएंगे और अनुच्छेद का मतलब ही होता है कि आप अपनी मौलिक चीज़ें लिखें। अनुच्छेद लेखन में शब्दों की सीमा 100 से 120 शब्द
होती है और हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए, ना इससे बहुत ज़्यादा कम ना इससे बहुत ज़्यादा होना, बल्कि आप थोड़ा 8-10 शब्द कम या 8-10 शब्द ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप उसका 2 गुना या 1.5 गुना नहीं होता या उसका आधा नहीं होता। तो ये कुछ विशेष बातें थी जो अनुच्छेद लेखन में हमें ध्यान रखनी चाहिए। आइए हम देखते हैं कि जैसे अनुच्छेद कैसे लिखते हैं। एक बार हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, फिर हम समझा देते हैं या साथ साथ ही करते चलते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, ये एक टॉपिक है, इस पे आपको अनुच्छेद लिखना है। तो कैसे लिखते हैं कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विविध प्रकार की वस्तुएं देती है। जो नेचर है यही तो हमें सब उपलब्ध कराता है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे अन्न हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ, ये हमें प्रकृति उपलब्ध कराता है। तो वही चीज़ लिखी कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विविध प्रकार की वस्तुएं देता है। इससे मनुष्य प्रकृति को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लेता है ना। जैसे ही वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है, तो जिस प्रकार से अंडा देने वाली मुर्गी होती है और एक बार में आप सोचते हैं कि सारे मार के सारे अंडे प्राप्त कर लिए जाएं, तो मनुष्य भी कुछ ऐसा करता है कि वो नेचर का अधिकतम दोहन करता है, सारी चीज़ें वो एक साथ पा लेना चाहता है। तो इससे मनुष्य प्रकृति को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लेता है। वह प्रकृति से छेड़छाड़ और अंधाधुंध दोहन शुरू कर देता है। जो प्राकृतिक नियम है उनका पालन नहीं करता, उनसे छेड़छाड़ करता है और प्रकृति का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको उपयोग में लाना चाहता है। इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। क्या होता है? प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है और इसी असंतुलन का परिणाम है प्राकृतिक आपदाएं। तो जो हम अंधाधुंध उसका जो है दोहन करते हैं या हम प्रकृति के नियमों को नहीं मानते, इससे असंतुलन पैदा होता है। यही असंतुलन ही क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। देखिए आगे क्या लिखते हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काटता है। हम वृक्षों की कटाई करते हैं लकड़ी के लिए, फर्नीचर के लिए, उद्योगों के लिए। इससे क्या होता है? इससे भूमि का जो प्राकृतिक कवच होता है वो नष्ट हो जाता है। भाई पौधे रहेंगे तभी तो पृथ्वी का कवच रहेगा, वो नष्ट हो जाता है और भूमि की ऊपरी परत का कटाव शुरू हो जाता है। तो जब पौधे नहीं रहेंगे तो ऊपरी मिट्टी का कटाव शुरू हो जाएगा, या मिट्टी पानी के साथ बहकर जब नदियों में जाती है तो उनकी जल धारण क्षमता घटती है। जब ये मिट्टी बह के नदियों में जाएगी तो सीधी सी बात है कि नदी में जब उसकी छठी में मिट्टी जमा हो जाएगी तो उनके जो जल को धारण करने की क्षमता होती है वो घट जाती है। और तब क्या होगा? जब जितना पानी कैपेसिटी है उससे उनकी क्षमता कम हो गई, पानी तो आया, तो उससे क्या होगा? बाढ़ आएगी और बाढ़ आकर के तबाही मचाती है। पेड़ों के कम होने से वाष्पीकरण कम होता है। भाई वाष्पीकरण कम होगा, जब पेड़ कम होंगे संख्या तो क्या होंगे? वाष्पीकरण घटता है, जिससे बादल नहीं बनेगा। वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल नहीं बनेगा, इससे वर्षा नहीं होगी। वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, और सूखा पड़ जाएगा और जनसंख्या का बढ़ता दबाव उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए नदियों पर बने बांध। भाई जनसंख्या ज़्यादा है तो सबका पेट भरना है, सबको घर चाहिए, तो नदियों में बांध बना करके पानी को रोकते हैं, हम ऊर्जा बनाते हैं, पानी का उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं? पर्वतीय अंचलों में किए गए विस्फोट, हम पर्वतों में रहने के लिए, रास्ते बनाने के लिए विस्फोट करते हैं, चट्टानें तोड़ते हैं, तो चट्टानें टूटकर गिरती हैं, इससे भूस्खलन होता है। ठीक है, जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य को दो चार होना पड़ता है। इस प्रकार की आपदाएं होती हैं, बाढ़, भूस्खलन, ठीक है, और इस तरह की जो आपदाएं होती, सूखा पड़ जाना, ये होती हैं। और इससे बचने के लिए देखिए लास्ट जो थाट है, मेन थाट है, वो लास्ट में आता है। इससे बचने के लिए मनुष्य को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अविलंब बंद कर देनी चाहिए, यानी मनुष्य को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। एक बात समझ में आती है कि एक टॉपिक दे दिया होता है, आपके पास बहुत सारी बातें होती हैं लिखने के लिए। ये निबंध की तरह नहीं होता है कि हमारे पास बातें कम होती, लिखना बहुत होता है, हम उसको एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे आपके पास बातें बहुत होती हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उनको आवश्यक बातों को एक क्रम से लिखना होता है, आवश्यक बातों को एक क्रम से लिखना होता है, और जो आपका मेन थाट है उसे आपको अंत में लिखना है। यही है अनुच्छेद लेखन। एक और उदाहरण से समझते हैं। विज्ञापन की दुनिया, वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन क्या है? कि वस्तुओं के गुणों को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं, तो वही विज्ञापन है।
आजकल विज्ञापन का प्रचार प्रसार इतना बढ़ गया है कि इनके बिना किसी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु को बेचना संभव नहीं दिखता। आप देखते हैं कि जिसका विज्ञापन दिखता है वही चीज़ें बाजार में बिकती हैं। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं है। तो बड़ी भले ही आप इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बना लीजिए, लेकिन जब तक उनका प्रचार प्रसार नहीं होगा वो चीज़ें क्या होगी, बिकेगी नहीं। हम कितना ही अच्छा पढ़ा लें, अगर इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा तो ये ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगा। तो जिम्मेदारी आपकी है कि आज लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि वे उन्हीं वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं जिन्हें वे विज्ञापनों में देखते हैं। लोगों की थॉट है कि जो दिख रहा है उसी को खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इसी के बारे में जाने होते हैं, उन्हीं के उसी के बारे में सुने होते हैं। कोई नई चीज़ उनके सामने रख दिया जाए तो भले ही उस सामान मूल्य की है या उससे कम मूल्य की है, लेकिन वो थोड़ी महंगी ही लेना पसंद करेंगे। लेकिन जो दिख रहा है, जो जिसके बारे में वो जानते हैं, उसी को लेना पसंद करते हैं। ये स्वाभाविक चीज़ सी बात है जिन्हें वे विज्ञापनों में देखते हैं। बच्चों और युवाओं में यह दीवानगी कुछ अधिक ही है, क्रेज ज़्यादा होता है बच्चों में और युवा लोगों में। विज्ञापनों की भाषा और उनमें प्रयुक्त चित्र मन मस्तिष्क में अत्यंत गहराई से प्रभाव डालते हैं। जैसे गोरा करने वाली क्रीम है फेयर एंड लवली, आपने देखा कि गोरा हो जाता है। अब उससे क्या होगा कि आप जाएंगे तो आपको वही दिखेगा, क्योंकि वो पैमाना बनाया ना, एक हफ्ते में इतना गोरा, 2 हफ्ते में इतना गोरा, तो आपके दिमाग में रहेगा। और चाहे दुनिया भर की क्रीम हो, लेकिन आप फेयर एंड लवली ही लेंगे। तो ये क्या होता है कि उनका जो भाषा है, जो चित्र है, वो मन मस्तिष्क पे गहराई से छाप डालता है। इसीलिए जब आप स्टोर में जाते हैं तो आप वही ढूंढते हैं। वे उन वस्तुओं को भी खरीदने को बाध्य कर देते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती। ये भी एक विज्ञापनों का प्रभाव है कि जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होगी या उसके बिना भी काम चल जाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं विज्ञापन तो हम उसे प्रभावित हो जाते हैं, और हमारे पास पैसा होता है तो हम निश्चित रूप से उसे खरीद लेते हैं। इन वस्तुओं की गुणवत्ता वास्तविकता से कम होती है। ये बात भी सही है कि जितना दिखाया जाता है उतना नहीं, क्योंकि सारी गोरे होने वाली जो क्रीम दिखाई जाती है, क्या सबको गोरा बना देती है? नहीं, सबको गोरा नहीं बनाते। लोग कई कई सालों तक उसे लगाते रहते हैं और वो अपने रंग में ही रहते हैं, उनका रंग बदलता नहीं है। इन वस्तुओं की गुणवत्ता वास्तविकता से कम होती है, पर शब्द और रूप जाल के आकर्षण हमें काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम उसी में गुम रहते हैं। विज्ञापनों के सम्मोहनों से हम बच नहीं पाते। जो सम्मोहन है, जो आकर्षण है, उससे हम बच नहीं पाते। यह स्थिति उत्पादकर्ताओं के लिए लाभदायी सिद्ध होगी। भाई वो तो जो बेच रहा है उसके लिए तो है, ज़्यादा सामान बिक रहा है तो उसका फायदा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वे लाभ कमाते हैं। विज्ञापन उपभोक्ताओं का चुनाव का विकल्प उपलब्ध कराते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विकल्प उपलब्ध कराते हैं कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आपने 3-4 कंपनियों का कंपैरिजन कर लिया, फिर आपको जो चीज़ें ज़्यादा सही और सटीक लगी या जिसकी आवश्यकता आपको ज़्यादा है, जिन क्वालिटी की, उसको आप जो है खरीद सकते हैं। तो ये विकल्प उपलब्ध कराता है। अब जो जिस्ट है, जो मेन थॉट है, वो ये क्या है कि हमें विज्ञापन देखकर नहीं बल्कि गुणवत्ता और आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। तभी आप हमेशा फायदे में रहेंगे। जब आप विज्ञापन नहीं देखेंगे, गुणवत्ता और वास्तविक आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं खरीदेंगे। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा कि किसी विषय पर संक्षेप में अपने भाव विचार प्रस्तुत करना ही अनुच्छेद है। अनुच्छेद में सरल और छोटे वाक्य होने चाहिए। एक भाव या एक विचार को एक ही बार में प्रस्तुत करना चाहिए और बिना मतलब की बातें उसमें नहीं लिखनी चाहिए। और भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। लंबी सूक्ति और दोहों से बचना चाहिए और अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से एक सिलसिलेवार रूप में रखना चाहिए। और जो आपका मेन थॉट या मेन विचार या मेन सोच है, मुख्य सोच है, उसे आपको अंत में लिखनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अक्सर ये दोनों टॉपिक पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इसको लिया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप और वीडियो जैसे देखने चाहते हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।